नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 9 के बारे में। इससे पहले हम आपको 8 क्लासें दे चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वे क्लासें नहीं देखी अभी जाइएगा, वे क्लासें देखिएगा। और जिन्होंने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आज की क्लास को हम शुरू करते हैं उससे पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारी जियोग्राफी की सीरीज को, बजट की क्लास को, वन रिपोर्ट को, योजनाओं को और महाराणा सांगा की क्लास को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास को। और आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 पे बात करते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी नागेंद्र बाला, अंजना देवी चौधरी, रत्ना शास्त्री, रमा देवी पांडे। तो बताइएगा कौन थी। तो याद रखिएगा हमारे राम नारायण चौधरी की पत्नी, किसकी बात कर रहे हैं? राम नारायण चौधरी के पत्नी की बात कर रहे हैं। वो कौन थी? तो श्रीमती अंजना देवी चौधरी। जो कहां कहां पे? तो याद रखिएगा मेवाड़ में, बूंदी में, बेगू में और बिजोलिया जैसे किसान आंदोलन के अंदर क्या रही थी? सक्रिय रही थी। महिलाओं का मार्गदर्शन किया था किसने? अंजना देवी चौधरी ने। और पहली बार फर्स्ट टाइम ये कब जेल में गई? तो याद रखिएगा 1932 से 35 के मध्य ये जेल में गई थी। और ये लगभग सत्याग्रह आंदोलन के समय, किसकी बात हो रही है? सत्याग्रह आंदोलन के समय की बात हो रही है। और उस समय ये कम से कम 2 बार जेल में गई थी। ये वाली बात भी अच्छे से याद रखें। अब एक ऐसी बात जो एग्जाम में पूछी जाएगी डायरेक्ट, इनको कहां से, किस किसान आंदोलन से निष्कासित कर दिया था, निर्वासित कर दिया था? तो याद रखिएगा मेवाड़ और बूंदी से क्या कर दिया था? निर्वासित कर दिया था। कहां से? मेवाड़ और बूंदी से। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं को सुमेलित कीजिए। सावित्री देवी भाटी, भगवती देवी, लक्ष्मी देवी आचार्य, कुमारी कुसुम गुप्ता। तो देखिएगा सावित्री देवी भाटी कहां से था इनका संबंध? तो था इनका जोधपुर से। कहां से? जोधपुर से। 2 नंबर ऑप्शन देखिएगा। ए में 2 वाले रखो, 1 को काटो, 2 को भी, 3 को रखिए, 4 को। 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं भगवती देवी की, तो कहां से थी? उदयपुर से थी। वहीं बात करें लक्ष्मी देवी आचार्य, बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थी। तो इसका संबंध भी कहां? बीकानेर से हुआ। कुमारी कुसुम गुप्ता की बात करें तो कोटा से हैं ये। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, गलत युग्म को चुनिए। बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन हुए? कांति लाल चौथानी बिल्कुल सही है। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी देख लो तो 1931 में। अब बात करते हैं करौली प्रजामंडल की। तो करौली प्रजामंडल के संस्थापक त्रिलोक चंद माथुर, बिल्कुल सही बात है। और करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। अलवर प्रजामंडल की बात करें तो हरि नारायण शर्मा, बिल्कुल सही बात है। किसकी? अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब? 1938 में। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत एक प्रश्न बचा, एक ऑप्शन बचा, वही गलत होगा। झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा झालावाड़ के थे मांगी लाल। कौन थे? मांगी लाल भव्य। ये वाली बात याद रखिएगा। पन्ना लाल त्रिवेदी नहीं थे। और झालावाड़ की स्थापना कब हुई? तो 1946 में। गलत युग्म ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? सीधा प्रश्न, सीधा उत्तर होना चाहिए। तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है? तो सत्याग्रह की शुरुआत होती है 1942 में और इसकी तारीख आए तो
26 जुलाई को। कब? 26 जुलाई को। तो एक नंबर ऑप्शन ही हमारा सही होगा। 26 जुलाई 1942 को राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। कृषक दिए गए हैं, आंदोलन और नेता दिए गए हैं, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी, उसके बाद बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बूंदी नैनू राम शर्मा, बेंगू राम नारायण चौधरी। बिल्कुल बेगू का तो एकदम सही है। किसका नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में। और बेगू से जो प्रश्न बनेगा, कौन से यहाँ पे नेता शहीद हुए थे, तो कौन से किसान शहीद हुए थे? तो रूपा जी व कृपा जी शहीद हुए थे। ये वाली पूछी जाएगी बात किससे? बेगू किसान आंदोलन से। बूंदी की बात करें तो 1922 की बात करेंगे। नैनू राम बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कौन कौन शहीद हुए? तो एक तो थे नानक जी भील और दूसरे का नाम था देवालाल गुज्जर। ये वाली बात भी याद रखिएगा। बिजोलिया से विजय सिंह पथिक सभी को पता है, एग्जाम में बहुत बार आया है। 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। वही बात करें बीकानेर से नरोत्तम लाल जोशी नहीं थे। नरोत्तम लाल जोशी इनके साथ थे हरदयाल। और ये कहां से थे? तो याद रखिएगा शेखावटी किसान आंदोलन से। और इसी किसान आंदोलन से थी किशोरी देवी। और किशोरी देवी का नाम तो आपने सुना ही होगा। कटराथल गांव सिक्कर में कितनी 10,000 महिलाओं का क्या किया था? इन्होंने नेतृत्व किया था। यह वाली बात याद रखिएगा। किसने 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया? तो किशोरी देवी ने किया था। तो एक नंबर ऑप्शन ही क्या होगा? गलत होगा। एक एक बात को बिल्कुल आराम से समझते हुए जा रहे हैं। एग्जाम में सीधा प्रश्न बनेगा, सीधा उत्तर दीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महात्मा गांधी ने डायर के कृत्यों से दुगनी विभत्स और दोहरी डायरशाही कांड बताया है? तो बताइए किसको कहा है? नींबूचाना घटना मई 1925, चंदावल की घटना मार्च 1942, डाबड़ा कांड या डाबड़ा की घटना मार्च 1947, बरड़ की घटना जून 1922। तो किसे कहा है? किसने? महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से भी दुगनी विभत्स कहा है। किसे कहा है? दोहरी डायरशाही। तो याद रखिएगा नींबूचाना घटना मई 1925 को कहा है। हुआ कुछ इस प्रकार था कि अलवर के महाराजा थे। अलवर के महाराजा का नाम था जय सिंह। और जय सिंह ने क्या कर दिया? लगान की दरें बढ़ा दी। लगान की दरों को जब बढ़ाया तो लोगों ने इसका विद्रोह किया। कब की बात कर रहे हैं? 1923-24 को। और उन्होंने क्या किया? 14 मई 1925 को एक जगह क्या कर रहे थे? 800 लोग, 800 किसान इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। और यह बात पता लग गई छज्जू सिंह को। छज्जू सिंह थे अंग्रेजी कमांडर। उसको पता लगा 800 लोग एक जगह इकट्ठे होकर कर रहे हैं। छज्जू सिंह आया और उसने बेधड़क गोलियां चलाई। किसान मारे गए, 100 से ज्यादा किसान मारे गए। और इसकी तुलना महात्मा गांधी ने जलिया बाग से भी विभत्स बताई है, बहुत बुरी बताई है कि यहां में जो कांड हुआ वो जलिया बाग हत्याकांड से भी बहुत ज्यादा बुरा था। और ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक बिल्कुल सही है। पीछे बात की 1897 की। बेगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी, रूपा जी कृपा जी मारे गए थे। 1921 की बात की थी, बिल्कुल सही बात है। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, कहीं बात नहीं की ऐसी। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा? मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का संबंध है एक ही आंदोलन से। किससे? एक ही आंदोलन से। शुरू कहां से हुआ? तो मातर कुंडिया। मातर कुंडिया है कहां पे? तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। कहां पे? चित्तौड़गढ़ में। और इन्हीं से कुछ जुड़ी दो बातें और कर लेते हैं। किससे? मोतीलाल तेजावत से जुड़ी हुई। तो इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की। पहली बात तो ये याद रखिएगा, इन्होंने 21 मांगों का क्या?
21 मांगों के कहते हैं 21 मांगों का समावेश तैयार किया, उसे कहते हैं मेवाड़ की पुकार, और महाराणा के समक्ष रख दिया। और उन्हीं में से 18 मांगे तो मान ली गई, परंतु 3 मांगे नहीं मानी गई, और इसी के चलते 1921 में एक ही आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो 21 सूत्री के जनक कौन? मेवाड़ की पुकार, 21 मांगों का समावेश, उसके जनक कौन? तो मोतीलाल तेजावत। तो यही बात हम कर रहे थे, किसके बारे में? मोतीलाल तेजावत के बारे में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8, मेवाड़ पुकार नाम 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? अभी पीछे बात करके आए थे, किसने? मोतीलाल तेजावत ने। तो 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में रियासतें और ठिकाने थे। तो याद रखिएगा 19 रियासतें, कितनी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा? अजमेर, मेरवाड़ा, किशनगढ़, लावा और निमराना। ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। तो 18 रियासतें, 4 ठिकाने नहीं, 15, 6 भी नहीं, 19, 3 बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। यह बात तो बिल्कुल सही है। राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? तो पहली बात तो इसमें शामिल क्या किया हुए? तो 9 रियासतें और 1 ठिकाना इसके अंदर क्या हुआ? शामिल हुआ। और वो ठिकाना कौन सा था? तो कुशलगढ़ था। और वो कुशलगढ़ कहां पे? बांसवाड़ा वाला। राजधानी की बात करें तो कोटा क्यों बनाया गया? और राज प्रमुख की बात करें तो कोटा के ही थे हमारे, कौन? महारावल भीम सिंह। किसे बनाया गया? महारावल भीम सिंह को क्या बनाया गया? राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया। वहीं पीएम की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें तो गोकुल लाल असावा को बनाया गया। और बात कर लेते हैं उद्घाटनकर्ता की, तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा एन.वी. गॉडगिल थे। तो ये वाली पूरी बात अच्छे से याद रखिएगा। अब पूछा गया है राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर के महाराजा को नहीं, करौली के महाराजा को नहीं, महाराव कोटा को। तो बिल्कुल महाराव कोटा को, जो कौन थे? भीम सिंह थे, उन्हें बनाया गया था। देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक हैं। पहली बात तो ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जिससे संबंधित है उनका नाम है सर जॉर्ज अब्राहम। किससे? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रिक्सन से। पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, राजस्थानी बोलियों का किसके बारे में हो रही है? सर जॉर्ज के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थानियों का बोलियों का सर्वप्रथम क्या किया? उल्लेख किया। किसका उल्लेख किया? तो राजस्थानी बोलियों का उल्लेख किया। किसने? सर जॉर्ज ग्रिक्सन ने किया, सर्वप्रथम उल्लेख किया। दूसरी बात कीजिएगा, इन्होंने प्रथम बार वर्णनात्मक दिग्दर्शन दिए। किसके लिए? राजस्थानी बोलियों के। और इनके लिविंगस्टन और सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर 11 खंड, कितने? 11 खंड, 20 भाग है। और उसमें से 9वें खंड के अंदर किसकी बात हो रही है? 9वें खंड के अंदर राजस्थानी जो भाषा है, राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में विश्लेषण किया गया है। तो ये वाली बात भी अच्छे से याद रखिएगा। इसी के साथ में जो हमारे सर जॉर्ज अब्राहम ग्रिक्सन है, इनके द्वारा राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है, किनके द्वारा? इनके द्वारा राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो नागर अपभ्रंश से हुई है। किससे? नागर अपभ्रंश से हुई है। परंतु आपको एग्जाम में एक और देखने को मिलेगा शब्द प्राकृत के गुजरी। किसकी बात हो रही है? शोर सैनी प्राकृत के गुजरी अपभ्रंश से। ये इस बात का समर्थन कौन करते हैं? बात तो असली वो है, बात तो असली क्या है? शोर सोनी प्राकृत गुजरी अपभ्रंश का समर्थन कौन करते हैं? तो उनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर। किसकी बात हो रही है? डॉक्टर कन्हैया लाल की बात हो रही है। पहली बात तो
पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरी बात, मोतीलाल मेनारिया की बात कर रहे हैं, किसकी? मोतीलाल मेनारिया की बात हो रही है। तो ये वाली बात अच्छे से याद रखिएगा। कन्हैयालाल और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जो हमारी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से है? सोर सोनी प्राकृत गुजरी के अपभ्रंश से है। वहीं सर जॉर्ज के अनुसार उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से है। और इनके जो ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके अंदर सर्वप्रथम हमारे राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में उल्लेख किया गया है, वैज्ञानिक उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा। तो ये किसका हुआ? लेखन किसने किया? तो जॉर्ज ग्रिक्सन ने किया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, किस भाषा से राजस्थान का उद्भव हुआ है? सोरसेनी अपभ्रंश से, मराठी से, भोजपुरी से या बंगाली से? बिल्कुल सोरसेनी से। किसने समर्थन किया? तो डॉक्टर कन्हैया लाल ने समर्थन किया। दूसरा किसने समर्थन किया? तो मोतीलाल ने समर्थन किया। वही जॉर्ज ग्रिक्सन किसकी बात करते हैं? नागर अपभ्रंश की बात करते हैं। तो ये दोनों के दोनों याद रखिएगा। जॉर्ज ग्रिक्सन के अनुसार नागर अपभ्रंश और डॉक्टर कन्हैयालाल और मोतीलाल मेनारिया के अनुसार सोरसेनी अपभ्रंश। तो एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, डॉक्टर एल टेसीटोरी संबंधित है राजस्थान साहित्य से, राजस्थानी हस्तकला से, राजस्थानी संगीत से या राजस्थानी रंगमंच से? तो याद रखिएगा, जो हमारे एलपी टेसीटोरी थे ये राजस्थानी साहित्य से संबंधित थे। और इन्होंने किस साहित्य पे अपनी जो की थी, इनको जो चर्चा करने के लिए, खोज करने के लिए बुलाया गया था भारत में, तो वो चारण साहित्य था। कौन सा? चारण साहित्य। और इनका 1920 में मात्र 30 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। कहां पे? बीकानेर में हो जाता है। और जो सबसे मुख्य बात थी, थे कहां के? इटली के थे। कहां के थे? इटली के थे। और जो एक अब मुख्य बात पढ़ने वाले हैं, जो 2-3 अपने बात करने वाले हैं, एक तो वेली किशन रुक्मणी की बात करने वाले हैं। क्या? वेली किशन रुक्मणी की बात करेंगे। और एक बात करेंगे चंद्रराव जेतसिरो, चंद्रराव जेतसिरो। और इनको प्रकाश में लाने का इनको श्रेय किसको जाता है? इनको प्रचलित करने का श्रेय भी किसको जाता है? तो हमारे एलपी टेसीटोरी साहब को ही जाता है। तो यह था हमारा प्रश्न। और ये इससे संबंधित किससे थे? तो राजस्थानी साहित्य से। अब बात करते हैं ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ख्यात का मतलब क्या होता है? वंशावली तथा जो प्रशस्ति होती है उसका लेखन, विस्तृत रूप में लेखन क्या कहलाता है? ख्यात। राजाओं की मान मर्यादाओं के चित्रण, इतिहास को लिखा कर दिया था किसमें? ख्यात के रूप में। अब बात करते हैं, पहली बात तो है ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निश्चित हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ख्यात ग्रंथों में से ही इतिहास के विषयों में जानकारी मिलती है। बिल्कुल मिलती है। ख्यातों को भाट लोग संभालते थे? बिल्कुल नहीं, यही बात असत्य है। ख्यातों को भाट लोग नहीं संभालते थे। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई है। बिल्कुल, राजाओं ने अपने अपने सभी जो राजा थे, जिसकी रियासत थी, उन्होंने संरक्षण के हेतु लिखवाए थे, इतिहास के लिखवाए थे, अपने मान मर्यादा के लिखवाए थे, अपने चित्रण को इसके अंदर दिखाया गया था। तो यही बात करेंगे हम किसके बारे में? ख्यात के बारे में। तो ये भाट लोग नहीं संभालते थे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, विजयदान देवता का संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये विजयदान देवता। कभी आपको डिटेल से भी हम करवाएंगे, पर अभी देखिएगा, इनको ही कहते हैं बीजी। क्या कहते हैं? बीजी कहते हैं। किसका नाम है? विजयदान देवता की बात कर रहे हैं। और ये है किससे संबंधित? लोक कला से नहीं, लोक नृत्य से भी नहीं, लोक संगीत से भी नहीं, लोक साहित्य से। बिल्कुल सही। इनकी थोड़ी सी रचनाओं की बात करें तो बातारी फुलवारी, एक एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलती है। अलेखू हिटलर, किसकी बात हो रही है? अलेखू हिटलर की बात हो रही है। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? दुविधा की बात करेंगे, जिसपे मूवी भी बन चुकी है। चरणदास चोर की बात करेंगे, जिस पर भी मूवी बन चुकी है। पहली की बात करेंगे, जिस पे भी मूवी बन चुकी है। और एक इनकी रचना है बापू के 3 हत्यारे।
तो ये वाली बात अच्छे से याद रखिएगा। तो आपको अच्छे से पूरी चीज समझ में आई होगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। पर्यटन स्थल और जिले दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कैला देवी का मिंदर करौली बिल्कुल सही है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है। उत्तरी प्रहरी कहते हैं किसको? बटनेर दुर्ग को। मैनाल अजमेर नहीं, मैनाल तो भीलवाड़ा में है। कहां पे है मैनाल? भीलवाड़ा में। और ओसिया जोधपुर बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया? भीलवाड़ा, भरतपुर, दौसा और अजमेर। तो याद रखिएगा कहां पे किया गया? तो भीलवाड़ा में किया गया। और देवनारायण जी का जहां मंदिर है कहां पे? आसिंद में। और वहीं देवनारायण जी का क्या है? पैनोरमा। और कब की बात है ये? 26 मार्च 2018 की बात है। आसिंद के मिल कहां पे? एक और जगह पूरी याद रखो, तो याद रखना मालासेरी की डूंगरी, मालासेरी की डूंगरी की बात कर रहे हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर में? इस प्रश्न की लैंग्वेज पे जाइएगा। देखो अगर पूछा जाए राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कहां की गई, तो स्थापना जब अगर पूछी जाए तो आप किसका नाम लेंगे? जयपुर का नाम लेंगे। और जयपुर में कब की गई? तो 1955 में की गई। परंतु अब पूछा जाए कि राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहां स्थित है, तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में ये है कहां पे? 1960 से लगातार ये कहां पे अभी तक? बीकानेर के अंदर है। तो इस प्रश्न का उत्तर 1 नंबर ऑप्शन होगा। स्थापना 1955 में हुई, इसका स्थानांतरित कर दिया गया 1960 में। और कहां पे? बीकानेर के अंदर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो याद रखिएगा किस खेल से है? कबड्डी से, बॉक्सिंग से या भाला फेंक जिसे कहते हैं जेवलियन थ्रो, या शतरंज से? तो याद रखिएगा देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है भाला फेंक जिसे बोलते हैं जेवलियन थ्रो। 2 बार ओलंपिक में 2 बार ये क्या जीत चुके हैं? गोल्ड। पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। और अभी टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए, पैरा ओलंपिक की बात की जाए, तो वहां पे इन्होंने जीता था रजत पदक। कौन सा? रजत पदक। अब थोड़ी सी चर्चा और कर ही लेते हैं। 2004 में इनको मिला था अर्जुन पुरस्कार। क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार। 2012 की बात करें तो इन्हें मिला था पद्मश्री। किसकी बात हो रही है? पद्मश्री की। और सबसे मुख्य जो एग्जाम में इन दिनों पूछा भी गया था, तो इनको 2017 में मिला था राजीव गांधी। पेपर में पूछा जाएगा किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला, तो याद रखिएगा देवेंद्र झाझड़िया को तो मिला हुआ है। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और कब? 2017 के अंदर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? परमजीत सिंह को, गोपाल सैनी को, रिपु दमन सिंह को या करण सिंह को? याद रखिएगा पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? तो करण सिंह को मिला। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? तो बहुत बार बात कर चुके हैं किसकी? गांधी सागर और राणा प्रताप सागर की। तो किस नदी पर है? तो याद रखिएगा गांधी सागर तो गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। और किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है। और चित्तौड़ कहां पे है? राजस्थान में है। और ये किस नदी पे है? चंबल पे। तो माही नहीं, चंबल बिल्कुल सही होगा। हमारी बांध की क्लास जाके देखिएगा, सिंचाई परियोजना देखिएगा, नदियां देखिएगा, सब जगह एक बार इस चीज की चर्चा जरूर की गई है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। सही क्रम चुनिए। बिसलपुर बांध बनास नदी बिल्कुल सही है। बिसलपुर बांध बनास नदी एकदम सही है। बनास नदी पर कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध है। पोग बांध चंबल नदी नहीं। सिद्धमुख नहर यमुना नदी नहीं। यमुना नदी तो पूर्व साइड है राजस्थान की, और सिद्धमुख नहर राजस्थान के उत्तर की साइड है। वहीं पोग बांध की बात करें ये तो सतलुज नदी पर है। मेजा बांध खारी नदी नहीं, कोठारी नदी पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। सुमेलित नहीं है छांटिएगा।
पहला देखो कोलायत नहर, कैसे कोलायत कैसे करणी सिंह, याद आया कुछ जिन्होंने सिंचाई परियोजना में याद किया तो याद रखिएगा कोलायत नहर करणी सिंह। पहले नाम क्या था कोलायत नहर, अब नाम क्या है करणी सिंह। कैसे कोलायत कैसे करणी सिंह, जोधपुर बीकानेर बिल्कुल सही। गजनेर, गजनेर के लिए याद रखना था पग, पग से क्या याद रखोगे पन्ना लाल बारूपाल, क्या याद रखोगे पन्ना लाल बारूपाल। और अब पहले नाम क्या था गजनेर, अब नाम क्या है पन्ना लाल बारूपाल। कहां कहां बीकानेर नागौर बिल्कुल सही, पहला सही दूसरा सही। फल्लोदी नहर, पहले नाम फल्लोदी, अब नाम क्या होगा गुरु जंबेश्वर, कैसे याद रखोगे फल चढ़ेंगे गुरु के, क्या फल चढ़ेंगे गुरु के, तो फल्लोदी गुरु जंबेश्वर। किस किस कौन कौन से जिले के लिए, तो जैसलमेर बीकानेर और एक जिला और याद रखिएगा जोधपुर। किसकी बात हो रही है जोधपुर की। बागड़सर नहर, और अब नाम क्या है वीर तेजा जी, तो कैसे याद करोगे वीर तेज भाग, वीर तेज भाग बागड़सर। बीकानेर जैसलमेर, नहीं 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 यही गलत है, बीकानेर जैसलमेर नहीं, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, क्या सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। कौन सी बात कर रहे हैं हम बागड़सर की बात कर रहे हैं, सबसे छोटी लिफ्ट नहर की बात कर रहे हैं। और कहां कहां है, तो ये सिर्फ बीकानेर में है, कहां पे बीकानेर में, तो जैसलमेर नहीं होगा, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ, बिल्कुल हुआ। और इसका उद्गम है तो कहां से है, सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से है, रिहंद घाटी पर रिहंद घाटी योजना से है, माही नदी पर हीराकुंड योजना से है, या सतलुज व्यास नदी के हरिके बांध से है। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 31 मार्च 1958 को। और इसका नाम कब परिवर्तित किया गया, नाम कब बदला गया, तो 2 नवंबर 1984 को। और तथ्यों में इस बार प्रश्न बना था वीडियो मेंस में यही कि इसका नाम परिवर्तन कब हुआ था, तो 2 नवंबर 1984। तो कब की बात की 1984 की बात की। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर या सवाई माधोपुर में। तो याद रखिएगा सर्वाधिक आरक्षित वन कहां पे है, उदयपुर के अंदर है। और आरक्षित वनों की संख्या कितनी है राजस्थान में, तो 37.05। वहीं सुरक्षित वन की संख्या की बात करें राजस्थान में तो 56.43%। वहीं अवर्गीकृत वन की बात की जाए तो 6.52%। याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। कौन सा कथन असत्य है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। याद रखिएगा राजस्थान के दक्षिण भाग बांसवाड़ा के अंदर मुख्यतः शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों में मिलते हैं, बिल्कुल सिरोही जिलों में यहाँ पे मिश्रित पतझड़ वन मिलते हैं। उपोष्ण वन कटिबंधीय सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ये वाली। कितने, लगभग 0.39%। कितने 0.39। और शुष्क सागवान वनों की संख्या की बात भी याद रखिएगा 6.86%। और मिश्रित पतझड़ भी याद रखिएगा 28.38%। ये भी याद करते हुए चल रहे हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन ये भी याद कर लीजिए कितने हैं, तो 6.26%। और कहाँ मिलते हैं, पश्चिम राजस्थान में। पर अब हमारा क्या दिया है, उष्ण कटिबंधीय वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। यही सत्य है, पूर्वी राजस्थान में नहीं मिलते कांटेदार, जहां रेगिस्तान है वहां मिलेंगे कांटेदार वन। और इनकी संख्या कितनी, तो 6.26। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार 0.39, मिश्रित पतझड़ 28.38। वहीं शुष्क सागवान वनों की बात करें तो 6.86% होंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। साइबेरियन सार्स किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं, ग्रीष्म, शीत,
वर्षा या सभी ऋतुओं में, तो याद रखिएगा शीत ऋतु के अंदर आते हैं। कहां पे? गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई है? तो देखिएगा अनुच्छेद 243 जेड, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 से या अनुच्छेद 243 सी की। तो याद रखिएगा चुनाव की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। तो आपको यह बात भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। ईवीएम मशीन में नोटा बटन दबाने का जो उपयोग था पहली बार कौन सी विधानसभा चुनाव में हुआ? तो 11वीं विधानसभा चुनाव 1998, 12वीं विधानसभा चुनाव 2003, 13वीं विधानसभा 2008 या 14वीं विधानसभा 2013। तो याद रखिएगा नोटा का बटन जिसका ईवीएम मशीन में पहली बार उपयोग किया गया तो 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 के अंदर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 जून, 21 सितंबर, 15 अगस्त या 21 अप्रैल को? तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विकास प्राधिकरण का गठन कहां किया जाएगा? कोटा चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर भीलवाड़ा में, उदयपुर कोटा में या बीकानेर या हनुमानगढ़? बजट 2022-23 का प्रश्न है ये वाला। और कहां कहां अभी विकास प्राधिकरण का गठन किया जाना प्रस्तावित किया गया है? तो उदयपुर व कोटा के अंदर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां खोला जाना प्रस्तावित है? तो बताइए जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? तो याद रखिएगा कहां पे? जयपुर के अंदर। और इसी के अंदर दुर्घटना रहित सड़कें भी बनाई जाएगी। तो कहां से कहां तक? सिक्कर से बीकानेर तक की। इसके अंदर कौन कौन से एनएच होंगे? तो NH 11 और NH 52 की बात कर रहे हैं। उसके बाद की बात करें तो कहां से कहां तक किया जाएगा? तो याद रखिएगा शाहजहांपुर से अजमेर। कहां पे? शाहजहांपुर से अजमेर की बात की जा रही है। और इसके अंदर कौन से NH होंगे? तो NH 48 की बात करेंगे हम और NH 448 की बात करेंगे। NH 448 सड़क दुर्घटना रहित सड़कें बनाई जाएगी। यहाँ पे दुर्घटना रहित सड़कें कहां? सिक्कर से बीकानेर, NH 11 से NH 52, शाहजहां अजमेर से NH 48 से NH 448। और एक और याद रखिएगा बरबिलाड़ा से जोधपुर तक बनाई जाएगी। और कौन सा नेशनल हाईवे आता है? तो NH 25। कौन सा? NH 25। और स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां? तो जयपुर में खोला जाना प्रस्तावित है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस कहां स्थापित किया जाएगा? तो कहां स्थापित किया जाएगा? तो बताइए SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में, मेडिकल कॉलेज कोटा या मेडिकल कॉलेज अजमेर में? तो याद रखिएगा SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर के अंदर किया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना। देखिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। वन स्टॉप सुविधा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहले कथन पे देखते हैं। वन स्टॉप की स्थापना RSLDC के तहत की गई, यही कथन हमारा असत्य होगा। इसकी स्थापना BIP के तहत की गई, मतलब ब्यूरो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के तहत जिसकी स्थापना होती है 1991 में, इसके तहत इसकी स्थापना की गई। और इसका कार्य क्या था कि 10 करोड़ से अधिक का ऋण उपलब्ध करवाना। दूसरी बात देखिएगा, इसका उद्देश्य सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को सुदृढ़ बनाना। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिएगा वन स्टॉप के तहत निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। बिल्कुल ये बात भी सत्य है। इस सुविधा के तहत केवल 10 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। यही बात हम कर रहे थे अभी किसके अंदर? BIP के अंदर। तो हमारा कथन कौन सा गलत होगा? 1 नंबर कथन गलत होगा। क्यों? क्योंकि वन स्टॉप वन सुविधा जिसकी स्थापना BIP के तहत की गई और इसका कार्य क्या था? तो इसके अंदर देखिए 14 विभागों की
और 14 विभागों की 98 मंजूरी एक ही छत के नीचे हमें उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसे कहते हैं DMIC के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा DMIC की कुल लंबाई 1504 किलोमीटर है, बिल्कुल ये कथन तो एकदम सत्य है। उसके बाद देखिएगा DMIC के विकास के जर्मनी द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। तो याद रखिएगा DMIC को जर्मनी के द्वारा नहीं दी जा रही, किसके द्वारा दी जा रही है? तो जापान के द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। उसके बाद में बात करते हैं DMIC का 38% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिएगा DMIC में पंजाब राज्य शामिल नहीं है। तो पूछा जा सकता है कौन कौन से राज्य शामिल है? तो याद रखिएगा यूपी, दिल्ली, MP, उसके बाद में राजस्थान, गुजरात की बात कर लेते हैं और किसकी? महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं और इसी के साथ में एक हरियाणा की बात करते हैं। ये सारे राज्य शामिल किसके अंदर है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर आते हैं। और DMIC उत्तर प्रदेश के दादरी से प्रारंभ होकर बिल्कुल गुजरात के कांडला बंदरगाह तक फैला हुआ है, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। तो 1 नंबर सही, 3 नंबर सही, 4 भी सही, 5 भी सही, 2 नंबर सही नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिएगा केवल कथन 1, 3, 4 और 5 सत्य, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रिक्को से संबंधित नहीं है? रिक्को जिसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1980 को। और इसके कार्य क्या है? छोटे व मध्यम जो उद्योग है उनको ऋण उपलब्ध करवाना। तो देखिएगा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करना, बिल्कुल ये कार्य किसका है? रिक्को का है। उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, यह कार्य भी किसका? रिक्को का है। लघु एवं मध्यम प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाना, यह कार्य भी रिक्को का है। तो चौथा ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी, बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ? वर्ष 2015, वर्ष 2011, वर्ष 2009 या वर्ष 2019 में? तो याद रखिएगा राजस्थान स्टेट हाईवे किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं जो कब आया? 2014 के तहत। और इसी एक्ट के तहत किसकी स्थापना की जाती है? वर्ष 2015 के अंदर। तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ग्रामीण गौरव पथ योजना का प्रारंभ 2005 में किया गया? नहीं, ग्रामीण गौरव पथ योजना का प्रारंभ 2005 में नहीं, 2014 में किया गया, ना कि 2015 में। 2005 नहीं, 2015 में। कब किया गया? तो 2014 में किया गया। तो ये वाला कथन गलत है। उसके बाद देखिएगा वॉल टू वॉल विकास पथ के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, बिल्कुल जिसकी चौड़ाई होगी 5.5 मीटर की। और इसका निर्माण किया जाएगा किसके तहत? वॉल टू वॉल विकास पथ के तहत। तो ये बात भी याद रखिए। और कितने टाइम में? तो 3 वर्षों के अंदर। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 3 नंबर, सागरमाला योजना का प्रारंभ भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में किया गया, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। अब बात करते हैं भारतमाला परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल गलत, ये बात भी गलत है। क्योंकि जो हमारी भारतमाला परियोजना है इसका सड़क परिवहन, कौन सा? सड़क परिवहन और राजमार्ग, कौन से मंत्रालय हैं? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसका कार्य किया जा रहा है। और कब से प्रारंभ? तो 2017-18 से। तो देखिए ऑप्शन 1, 2 व 3 सही, बिल्कुल 2 व 3 सही है और 1 और 4 क्या है? गलत होंगे। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की, वर्ष 2021-22 में प्रचलित मूल्यों पर वित्तीय सेवाओं की सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी रहने का अनुमान है? तो याद रखिए किसकी बात कर रहे हैं? प्रचलित मूल्यों पर। कब की? वित्तीय सेवाओं के किसके अंदर? सेवा क्षेत्र में कितना प्रतिशत? तो 28.42 नहीं, 10.51 भी नहीं, 8.59, बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न, डायरेक्ट उत्तर होना चाहिए। बात करते हैं आज के हमारे अंतिम प्रश्न की। तो देखिएगा निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो देखिए कौन सा इसमें से असत्य कथन होगा?
राजस्थान सरकार द्वारा नवीनतम पर्यटन नीति वर्ष 2020 में लाएगी। बिल्कुल, ये तो सत्य कथन हुआ। राजस्थान में गेस्ट हाउस स्कीम 16 अप्रैल 2021 को लागू की गई। ये भी बिल्कुल सत्य हुआ। इसके अंदर क्यों की गई, तो इस प्रकार की स्कीम राजस्थान की पहली स्कीम है। इसके अंदर जो पर्यटक होंगे उनको यहां पे सुविधा दी जाएगी, रुकने की सुविधा दी जाएगी और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगली बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का उद्घाटन 20 अगस्त 2021 को किया गया। यह बात बिल्कुल गलत है, असत्य है। 2 नंबर भी सही है। इसके बाद जैसलमेर में आयोजित होने वाले मरु महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग करता है। बिल्कुल, यह बात भी सत्य है। तो जो हमारी मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना है, इसके अंदर 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और जो ब्याज अनुदान है पहले 8% था, जिसे बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। और ये योजना कब से प्रारंभ है, तो याद रखिएगा 22 सितंबर 2021 से। कब? 22 सितंबर 2021 से। तो यही हमारा कथन गलत होगा। और यह था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ में हम आपको राजस्थान जियोग्राफी क्लास, बजट की क्लास, वन रिपोर्ट और स्टैटिक जीके जो आपको प्रतिदिन मिल रही है, और आज की जो अभी कल हमारी क्लास आई थी किसकी, महाराणा सांगा पे, वे क्लास भी जाके जरूर देखिएगा। तब तक आपको मिलते हैं नई क्लास नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।